हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गौतम इंग्लिश एम्पायर में। आज मैं आपको बहुत ही बेस्ट पोएम बताने जा रहा हूँ जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था। इस पोएम को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन विक्टोरियन एरा के एक महान पोएट है। उन्हें विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ के नाम से जाना जाता है और वे पोएट लॉरियट भी रह चुके हैं इंग्लैंड के। तो आज इस पोएम में जो हम देखेंगे, जो पढ़ेंगे, ये जो ब्रेक ब्रेक पोएट ने लिखा है, तो सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ब्रेक ब्रेक लिखने की वजह क्या है, पोएट क्यों लिखना चाहता है, इस पोएम का क्या उद्देश्य है, पोइट्री का क्या पर्पज़ है, जो ग्रेजुएशन में है या जो पोस्ट ग्रेजुएशन में है, ये सिलेबस में है। तो मैंने कहा इस पोइट्री के बारे में लोगों को, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, कमेंट आए कि ये लैंग्वेज के साथ लिटरेचर भी पढ़ाई जाए। तो आज मैं ये पोइट्री ब्रेक 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 अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन द्वारा लिखी गई ये पोएम है। तो ये पोएम के दोस्त जो पोएट थे, उनके दोस्त थे हेनरी आर्थर हैलम, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दोनों पढ़ते थे। अल्फ्रेड टेनिसन के वो महान दोस्त थे, साथ साथ रहते थे। अचानक उनकी जो है वियना में 1833 में डेथ हो जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं, वो कहीं रिलीफ नहीं पाते, सांत्वनता नहीं पाते हैं, खोए खोए से रहते हैं। एक दिन वो बहुत ही टेंशन में थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको पीस नहीं मिल रहा था, क्योंकि अपने मित्र के खोने का उन्हें बहुत ज़्यादा गम था, बहुत ही ज़्यादा सैड मूड में थे, प्लेंटी मूड में थे। तो वो अपना टाइम स्पेंड करने के लिए वो समुद्र किनारे जाते हैं, एक बीच किनारे जाते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं समुद्र की लहरें किस तरह तूफान मारती हैं, पोएट किस तरह से एड्रेस करता है उसी को। इस पोइट्री में आज हम फुल डिटेल में जानेंगे कि पोएट इस पोइट्री को लिखने का क्या उनका पर्पस था। तो लिटरेचर जो मैं पढ़ाता हूँ तो बहुत डूब कर पढ़ाता हूँ, इसलिए लिटरेचर तभी आपको मज़ा आएगा जब आप उसको फील करेंगे, अनुभव करेंगे। अगर पोइट्री सैड मूड की है तो आपको सैड होना पड़ेगा, रोमांटिक पोइट्री तो आपको रोमांटिक होना पड़ेगा। मतलब जो जैसी पोइट्री है तो भी पोइट्री का आपको आनंद मिलेगा और तभी आप एक अच्छे लिखने लायक बन जाएगी। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में एक्सप्लेनेशन के लिए आता है, तो एक्सप्लेनेशन की टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक्सप्लेनेशन करना है आपको, ताकि आप अच्छे से मार्क्स को स्कोर कर सके यूनिवर्सिटी में। मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ाया था, एमए में था वो, उसका 199 आया था। वो क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर में आना एक बहुत बड़ी चैलेंज होता है, तो लिटरेचर जो हम पढ़ रहे हैं तो उसे बहुत ही डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि आप अंग्रेजी नहीं लिटरेचर पढ़ रहे हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो आओ पोइट्री की एक नई शुरुआत करते हैं एक नए उद्देश्य के साथ। तो इस वीडियो का पर्पज़ है टू प्रोवाइड नॉलेज, टू गिव देम नॉलेज about the poetry, because poetry utters the ideas and thought of the soul। मैं जो बताऊंगा वो बहुत डीपली होगा, इसलिए आप देखिए कि पोएट्री किस तरह से शुरुआत करते हैं। पोएट पहले जाता है समुद्र के किनारे और वो देखता है कि समुद्र में कितनी उथल पुथल है, लहरें तेज उठ रही हैं। एक तरफ समुद्र खुश प्रतीत होता है, दूसरी तरफ पोएट बहुत ही दुखी है। उसका मित्र के मर जाने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। तो वो एड्रेस करता है समुद्र को, एड्रेस करता है ओशन को, एड्रेस करता है सी को, एड्रेस करता है। तो अब यहाँ पर देखें, नोटिस करें, अगर मैं आप जो बताऊँगा बहुत ही डीपली बताऊँगा, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को पॉज मत करिए, तभी आप अच्छे से जान पाएंगे। यहाँ पे देखो ओ सी दिया हुआ है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है, यानी कि पोएट एड्रेस कर रहा है। तो जो एड्रेस, जो एपोस्ट्रोफी अलंकार होता है, फिगर्स ऑफ स्पीच में एपोस्ट्रोफी आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि हम किसी व्यक्ति या किसी डेड
या किसी थॉट को हम जब एड्रेस करते हैं तो उसे एपोस्ट्रोफी फिगर्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो मैं आपको चीज़ें भी बताता जाऊंगा, उसे आप पॉइंट आउट करते जाएंगे तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पोएट कह रहा है, किसे कह रहा है? समुद्र से, यानी कि सी से कह रहा है कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक। यहाँ 3 टाइम्स पोएट ने ब्रेक ब्रेक को इस्तेमाल किया है। तो यहाँ ब्रेक का मतलब क्या हुआ है? क्या रीजन है कि 3 टाइम्स ब्रेक ब्रेक का जो उन्होंने एड्रेस किया है? एक तो यह है, ब्रेक का मतलब होता है रुक जाना, टूट जाना, यानी कि टेनिसन का जो मित्र थे हेनरी अर्थम हेलम, वो अब दुनिया में नहीं रहे, तो उनका जो नाता है वो टूट चुका है। और जो दूसरा जो ब्रेक है, पोएट अपने जो थॉट्स हैं, अपने जो आइडियाज है, उसको ब्रेक नहीं करना चाहता है, उसको दिमाग में रखना चाहता है। और यहाँ ब्रेक का मतलब होता है कि वो जो गुड डेज थे पोएट और उसके मित्र हेलम के, वो भी पॉज हो चुके हैं। तो पोएट यहाँ 3 टाइम्स ब्रेक ब्रेक का इस्तेमाल करता है, यानी कि ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि ब्रेक 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 यानी कि सी को एड्रेस करता। ओ सी क्या कह रहा है? ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स, ओ समुद्र। ऑन दाई, यहाँ पे दाई का मतलब होता है योर, कोल्ड तुम्हारे, ठंड, ग्रे स्टोन्स भूरे कलर के जो पत्थर हैं। आपने देखा होगा बीच किनारे समुद्र में छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े होते हैं, तो आप उसमें देख रहा है कि ओ सी ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स, यानी कि आप समुद्र के जो स्टोन्स हैं वो कितने कोल्ड हैं, यानी कि ठंड है। अब यहाँ कोल्ड से तात्पर्य क्या हुआ? कोल्ड यहाँ पर पैसिवनेस को दिखाता है, कोई इमोशंस नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं है, क्योंकि जो पत्थर है वो पानी में डूबे हुए हैं, ठीक है, वो ठंड पड़ चुके हैं। और उसी तरह पोएट जो है ठंड पड़ चुका है, इसलिए क्योंकि उसका मित्र अब इस दुनिया में नहीं है, वो भी उसका जो हालत है वो कोल्ड ग्रे स्टोन्स की तरह हो चुके हैं। तो वो समुद्र को, ओशन को, सी को वो एड्रेस कर रहा है। क्या कहता है? एंड आई वुड दैट माई टंग could utter the thought that arise in me, और आई मीन्स मैं, would चाहूंगा, मतलब ये मैं चाहता हूं कि जो मेरी जुबान है, माई टंग, मेरे जो जुबान है, कुड अटर, अटर यहाँ का मतलब होता है स्पीक, बोले, यानी कि मेरी जुबान कुछ बोले, या यूं कह लो कि मेरी जुबान, मेरे मुंह जो है कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है? द थॉट्स, वो विचार जो उसके पोएट के मन में जो विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूं। दैट मीन्स टू से द पोएट वांट्स टू से समथिंग एंड ही एड्रेसेस द सी ऑन दाई कोल्ड क्रैक्स। ठीक है, समझ गए होंगे क्या करके? दैट अराइज इन मी, ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर्स एट प्ले। यहाँ पर पोएट कह रहा है कि ये जो फिशरमैन्स के, जो मछुआरों के जो लड़के हैं, ये कितने अच्छे हैं। ओ वेल फॉर, ये कितने अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि बच्चे हैं और ये खेल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इन्हें किसी भी दुख तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि पोएट क्या कर रहा है? बहुत ही दुख और तकलीफ में है। दैट ही शाउट्स विद हिज सिस्टर्स एट प्ले, वे जो बच्चे हैं, लड़का है, वो चिल्लाता है विद हिज सिस्टर्स एट प्ले, खेलते हुए अपनी बहन के साथ। यहाँ पर पोएट कंपेयर कर रहा है उस फिशरमैन्स बॉय से और अपने से। यहाँ पे कंपेरिजन किया कि एक तरफ वो लड़का, जो मछुआरे का लड़का है, वो बहुत ही खुश है, और जो दूसरी तरफ है पोएट है, वो बहुत ही दुखी है। उसके दुखी होने का कारण ही यही है कि उसका जो मित्र है वो अब दुनिया में नहीं है। ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड, सेलर्स लैड जो नाविक, जो नाविक का लड़का है। यहाँ पर फिशरमैन्स बॉय, यहाँ पे एक मछुआरे का लड़का था, और यहाँ पर एक सेलर का लड़का है। यहाँ दो लड़कों का पोएट कंपैरिजन करता है खुद से। ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। यहाँ पर जो SINGS होना चाहिए,
स्पेलिंग थोड़ा मिसप्रिंट छप गए इसमें, सिंग्स है यहाँ पर, यानी कि वो लड़का, दैट मैंने जो, ही वह, सिंग्स गाता है, इन हिज बोट अपनी नाव में, ऑन द बे, बे माने वो जो समुद्र की खाड़ी है, किनारे है, वो लड़का अपनी बोट में मस्त होकर गा रहा है। उसे किसी भी दुख या तकलीफ नहीं है, उसे किसी भी खोने का कोई पछतावा नहीं है, जबकि टेंशन दुखी है। देखता है कि ये जो फिशरमैन्स बॉय है और जो सेलर्स लैड है, ये दोनों अपनी दुनिया में कितने खुश हैं, जबकि मैं कितना दुखी हूँ। एंड दैट स्टेटली शिप्स गो ऑन, यहाँ स्टेटली का मतलब होता है बहुत ही शानदार तरीके से, मैजेस्टिक यहाँ पे तात्पर्य किया, जो शिप है वो बिना किसी हिचकोले लिए या बिना किसी खतरे की वो चली जा रही है। स्टेटली शिप्स गो ऑन, यानी कि वो जो शिप है, जो पानी की जहाज है, वो चली जा रही है, उसे लहरें कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर पा रही हैं। टू देयर हेवन, हेवन का मतलब यहाँ पर है शेल्टर, यानी कि वो जो शिप है, जो जहाजें हैं, वो अपने अपने जो जिसे कहते हैं ना शिपोर्ट, कहते हैं शिपोर्ट, उस शिपोर्ट में वो अपने पर स्थान पे जा रही हैं, अंडर द हिल। हिल का मतलब होता है पहाड़ी के नीचे जो बने हुए हैं, जहाँ पर सारी शिप आराम से वहाँ जाकर स्टॉप हो जाती है, रुक जाती हैं बिना किसी रास्ते में रुकावट की। जबकि पोएट का जो लाइफ है वो इस स्टेरलिस शिप की तरह नहीं है, क्योंकि उसकी लहरें डिस्टर्ब नहीं कर पा रही हैं, और पोएट जो है पूरी तरह से वो डिस्टर्ब है। कुल मिला के ये कहने का तात्पर्य है कि पोएट अपने मित्र के खो जाने से बहुत ही विक्षुब्ध है। बट, लेकिन, ओ फॉर द टच ऑफ वेनिस्ड हैंड, यहाँ पर देखिए, मैं एक फिगर ऑफ स्पीच आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर हैंड का यूज हुआ है, तो यहाँ पर जो हैंड का यूज हुआ है, इसे सिनकडो की फिगर्स ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी कि एक पार्ट को पूरा मान लिया जाता है या पूरे पार्ट को एक मान लिया जाता है। तो यहाँ पे हैंड का तात्पर्य क्या है, वो उसका जो मित्र है हेनरी अर्थम हेलम। वैनिस्ड का मतलब होते नो मोर, वो नहीं रहा, यानी कि गायब हो गया, उसका हाथ गायब हो गया, अर्थात वो अब गायब हो चुके हैं, इस दुनिया से चले गए हैं। द टच, उनका स्पर्श, यानी कि पोएट ये बताना चाह रहा है कि जब हेलम और टेनिशन दोनों इस बीच के किनारे आते थे तो दोनों हाथों में हाथ पकड़कर टहला करते थे, लेकिन आज जो पोएट आया हुआ है तो वो हाथ अब नहीं इनके साथ, अर्थात वो नहीं है यहाँ पर। एंड द साउंड ऑफ द वॉइस, उनकी आवाज की जो ध्वनि है, जो बातें किया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे, अच्छी बातें किया करते थे पोएट और हेनरी, मगर अब वो तो नहीं है, लेकिन पोएट को उनकी जो आवाज है दैट इज स्टिल, अभी भी उनको कानों में सुनाई देती है, अर्थात वो फील करते हैं, महसूस करते हैं अपने दोस्त की उपस्थिति का। नाउ अगेन, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ये जो लास्ट लाइन है ये आपको बताना चाहता है, एट द फुट ऑफ दाई क्रैक्स ओ सी, हे समुद्र, ये जो क्रैक्स मैंने बताया ना, तो छोटे छोटे पत्थर के जो टुकड़े होते हैं, वो तुम्हारे जो टुकड़े हैं दाई फुट, वो तुम्हारे पैरों के नीचे, अर्थात तुम्हारी लहरों के नीचे है, वो लड़खड़ा रहे हैं, क्योंकि जब लहरें तेज आती है तो जो पत्थर होते हैं वो बहुत हिले डुलने लग जाते हैं। तो वही बता रहे हैं कि कितना शोरगुल है, यानी कि समुद्र कितनी खुश नज़र प्रतीत हो रही है। ये समुद्र खुश है, ये फिशरमैन्स की बॉय खुश है, सेलर्स लैड है, ये सब खुश है, बट एक मैं ही हूँ जो अपने मित्र के गम में डूबा हुआ हूँ। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे, अब यहाँ पे नोटिस करिए दोस्तों, टेंडर ग्रेस ऑफ द डे, यानी कि उन दिनों के नाजुक जो पल थे, यहाँ पे ग्रेस का तो मतलब होते हैं महिमा होता है, बट यहाँ तात्पर्य क्या है कि वो जो उनके सुखद जो हैप्पी डेज थे उनके, दैट इज डेड, अब वो नहीं है, खत्म हो चुका है। डेड मतलब एंड हो चुका है, खत्म हो चुका है, अर्थात जब तक मेरा दोस्त था तब बहुत अच्छा था, लेकिन अब वो नहीं है, तो वो सुनहरे दिन, वो जो मेरे खुशी के दिन थे, अब नहीं रहे। विल नेवर कम बैक टू मी, जो कि वापस कभी आने वाला नहीं है, अर्थात जो पोएट के साथ अपने पल यहाँ बिताए हैं अब वो कभी नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए पोएट ने बहुत ही दर्द में होने के कारण ये पोएट्री को, इस पोएम को उन्होंने कंपोज किया है, लिखा है। तो दोस्तों ये था ब्रेक ब्रेक। अभी तो मैंने इसको हिंदी में समझाया है, अभी इसे एक बार मैं
इंग्लिश में समझा देता हूँ। द पोएट एड्रेसेस द सी बाय सेइंग दैट ब्रेक 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 ऑन योर gold stones that are dashed by your violent waves of the sea. And I could, the poet wants to say something, but he is unable to speak anything because his friends Henry Arthur Hallam is no more in the world. His friend died in 1833, and now he comes to the near of the fisherman's boy who shouts with joy with his sisters at play by the side of the beach. Oh, well, father ladies, now the poet addresses and compares himself to sailor's lad that he sings with joy in his boat on the bay. And third is that the majestic ships that are going to their shelter under the hill where all the ships will remain still. But oh, far the touch of the vanished hand, the poet once again says that my friend's hand, I cannot feel the sweet memory of those days when my friend was alive. But his absence gives me much pain and suffering, and he is no more in the world. And the sound of voice that is still. The sound, the conversation of his friends by the bay is still within his memory. Break, break, break. This is the four line. This is very important to point out that at the foot of thy crags, O sea, the poet once again addresses the sea by saying that the foot on thy cracks, the pebbles of the stone is under thy foot. But the grace, the tender days of my friend, that is no more. The happy and the glorious company of two friends is no more in the world because one friend is no more. And it will never come back to me. Those days will not come back again in his life because Henry Hartham Hallam died in 1833. Now, this poem finishes now. I hope this video is very helpful for those who wants to be know about the poetry. This is composed by Alfred Lord Tennyson in the memory of his friend Arthur Henry Hallam. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक